हेलो प्यारे बच्चों, माई सेल्फ प्रतिमा तिवारी, पीआरएम बॉटनी कोऑर्डिनेटर रेजोनेंस। आज मैं आपसे जिस टॉपिक की बात करने जा रही हूँ या जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ दैट इज सेल। सेल बायोलॉजी में हमारे पास दो चैप्टर्स हैं। फर्स्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है और दूसरा हम बात करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन की। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेल से। तो जैसे ही मैं आपसे कहती हूँ सेल, तो सेल के बारे में कुछ चीजें जो हमारे दिमाग में यूजुअली आ जाती हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि इट इज फंडामेंटल, fundamental, structural and functional unit of life। सबसे पहले दिस लाइन वी नो सिंस जब हमने बायो पढ़ना शुरू किया है, हम जैसे बायोलॉजी लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं और सेल के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, तो ये लाइन हमें बताई जाती है कि सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। किसी भी लाइफ में एक मिनिमम रिक्वायरमेंट, जब हम लाइफ की बात करेंगे तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट एक सेल होनी ही चाहिए, तभी हम वहाँ पर लाइफ की बात करेंगे। तो मेरा आपसे सबसे पहले एक पॉइंट ही रहेगा कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि लाइफ के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट एक सेल क्यों है, तो आपको पता होगा एनसीईआरटी का एक चैप्टर है लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड में एनसीईआरटी ने बोला है कि लाइफ को डिफाइन करने का सबसे अच्छा या विदाउट एनी एक्सेप्शन जो क्राइटेरिया है दैट इज व्हाट मेटाबॉलिज्म। और जब आप एक सेल की बात करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस सेल के अंदर मिलने वाले साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। और जैसे ही आपने साइटोप्लाज्म बोला है, यहां पर ही वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी चलती है। क्लियर है? तो सीधी सी बात है कि जैसे ही हम बात करते हैं लाइफ की, तो मिनिमम एक जो बेसिक यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, एक कम से कम एक सेल हमारे पास होनी ही चाहिए, तभी हम लाइफ की बात करेंगे। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब सेल होगा तो साइटोप्लाज्म होगा और तब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी जो कि लाइफ के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। यानी कि यहाँ पर हमारा एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है। वाइटल एक्टिविटीज के लिए जो प्रोसेसेस चाहिए, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चाहिए, रिएक्शंस चाहिए, वो इस साइटोप्लाज्म में चल रही हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि एग्जैक्टली सेल में डिफरेंट टाइप की सेल्स की मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो जैसे ही मैं आपसे न्यूक्लियस के बेसिस पे बात करूंगी तो देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है, किसके बेसिस पर इन्हें डिस्टिंग्विश किया है। जैसे ही मैं आपसे प्रोकैरियोटिक सेल की बात करती हूँ, तो प्रोकैरियोटिक सेल सबसे प्रिमिटिव सेल है। धरती पर सबसे पहली बार जो सेल आई है वो कौन सी है? प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो इसका जेनेटिक मटीरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में मिलता है। ठीक है? उसके पास कोई बाउंड्री, कोई न्यूक्लियर बाउंड्री या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके पास राइबोसोम के अलावा मैं किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेल की बात नहीं करूंगी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेल मिलेगा, दैट इज व्हाट राइबोसोम, एंड राइबोसोम इज अ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। क्लियर है? तो सबसे पहली बात तो प्रोकैरियोट में बहुत ही प्रिमिटिव सेल है, एज सच कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं आए हैं, सिर्फ बाउंड्री बनी है, जेनेटिक मटेरियल बना है, राइबोसोम है, और बाकी हम साइटोप्लाज्म वगैरह की यहां पर बात करेंगे। मीजोकैरियोट में जब मैं आपसे बात करूंगी तो मीजोकैरियोट में सेल मॉडिफाई हुई है, एडवांस हुई है, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया है, इसका जेनेटिक मटेरियल इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मिलेगा, इसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ हम सेल ऑर्गेनेल्स की भी बात करनी शुरू कर देंगे। क्लियर है? नाउ कम टू द यूकैरियोट। यूकैरियोट के पास ये और एडवांस सेल हमारी बन गई है, इसके पास भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर है, इसके पास भी हमें सारे डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है? तो अब देखते हैं कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। लास्ट ईयर नीट में ही 2022 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक लाइन दे रखी थी उन्होंने कि प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, और वो स्टेटमेंट इन्होंने सही माना था। जबकि बहुत अच्छे से अगर इस स्टेटमेंट को मैं डिफाइन करूं तो हमें ये कहना चाहिए कि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। ये एक सेल ऑर्गेनेल उनमें मिलता है, दैट इज व्हाट राइबोसोम। कौन सा सेल ऑर्गेनेल इनमें मिल रहा है? राइबोसोम।
ठीक है, ये राइबोसोम कैसा होता है, 70S टाइप का इनमें मिलता है। क्या है ये सारी चीजें, इसी चैप्टर में हम आगे बात करेंगे। तो अगर मुझे प्रोकैरियोट के लिए सेल ऑर्गेनेल से कनेक्ट करना है तो सबसे अच्छी लाइन क्या होनी चाहिए कि दे डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ये कहना कि इनके पास सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, ये स्टेटमेंट उतना अच्छा नहीं है, बट 2022 में नीट ने इस स्टेटमेंट को सही माना है। अब देखते हैं, देर आर सो मेनी डिफरेंसेस इन दीज काइंड ऑफ सेल। मैं बहुत बेसिक डिफरेंसेस पे नहीं जा रही हूँ कि कौन सी सेल की साइज बड़ी है छोटी है, इन सब पे की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं कुछ अच्छे डिफरेंसेस के बेसिस पर आपको यहाँ पर इन तीनों में कंपैरिजन की बात करूंगी। तो जैसे सबसे पहला कंपैरिजन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने अभी आपको बता दिया प्रोकैरियोट सबसे प्रिमिटिव सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट होगी, मीजोकैरियोट में प्रेजेंट होगी और यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होगी। क्लियर है? तो यहां पर ये प्रेजेंट है, यहां पर भी ये प्रेजेंट है और यहां पर ये एब्सेंट है। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेल्स, यहां पर सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होंगे एक्सेप्ट 70S राइबोसोम। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूं कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कंप्लीटली एब्सेंट होंगे। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स यहां पर प्रेजेंट होंगे और यहां पर भी प्रेजेंट होंगे। चले नेक्स्ट, साइक्लोसिस या रोटेशन। साइक्लोसिस और रोटेशन क्या होता है बेटा, ये सेल है आपकी, सेल में ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म मूव करता रहता है। ठीक है, इस साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस या रोटेशन कहते हैं। मूवमेंट करा रहे हैं तो डेफिनेटली एनर्जी लगेगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ी, मतलब ये एनर्जी खर्च करके काम किया जा रहा है। आप समझिएगा, साइक्लोसिस और रोटेशन को मैं आपसे, जैसे आपने पढ़ा, थोड़ा बहुत आपको सेल का नॉलेज होगा क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में भी हम इसे पढ़ते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं सेल में, तो आप क्या कहते हैं कि केमिकल मॉडिफिकेशन, सब्सटेंसेस का मॉडिफिकेशन यूजुअली गोल्जी बॉडीज कर रही हैं। ठीक है, सपोज गोल्जी बॉडी ने किसी सब्सटेंस को मॉडिफाई किया, अब उस सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट, फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, मान लीजिए उस सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट माइटोकॉन्ड्रिया को है। अब माइटोकॉन्ड्रिया तक वो सब्सटेंस कैसे जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि वो चलकर चला जाएगा, उसके पास हाथ पैर हैं। या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऐसा तो नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया ये कहेगा गोल्जी बॉडी प्लीज सेंड दैट सब्सटेंस टू मी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट का जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स अपना काम कर रहे हैं, उसके मैसेज को पहुंचाने के लिए या ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए एक ही तरीका है, दैट इज साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। और इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो अब आप समझना, मैंने साइक्लोसिस या रोटेशन को आपसे किससे कनेक्ट किया? मैंने साइक्लोसिस और रोटेशन को आपको समझाने के लिए कनेक्ट कर दिया, किससे? सेल ऑर्गेनल से। ठीक है, यानी कि जिनमें सेल ऑर्गेनल नहीं वहां पर साइक्लोसिस या रोटेशन भी नहीं। इनमें सेल ऑर्गेनल है मीजोकैरियोट में, इनमें भी होगा, और यूकैरियोट में भी साइक्लोसिस या रोटेशन होगा। नेक्स्ट है हिस्टोन प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये। आपका हमारा डीएनए कितना लंबा है? 2.2 मीटर। हमारे न्यूक्लियस का डायमीटर कितना है? 10⁶ मीटर। इस छोटे से 10⁶ मीटर के न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लंबा धागा समाना, इट्स नॉट अ स्मॉल टास्क। और इसके लिए नेचर को क्या बनाना पड़ा? हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या कर रहा है? ये हिस्टोन प्रोटीन इस 2.2 मीटर के धागे को 10⁻⁻⁶ मीटर के न्यूक्लियस के अंदर रैप करके समाने में मदद करा रहा है। तो समझिएगा। और दूसरी बात, हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा होता है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन का नेचर होता है बेसिक। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का नेचर एसिडिक, हिस्टोन प्रोटीन का नेचर बेसिक। दोनों आपस में मिले, स्टेबिलिटी बढ़ गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होता है नेचर में, मैंने अभी आपको बताया, और ये एसिडिक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, डीएनए के ऊपर, अब जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो ये सारी बातें वहां पर हम देखेंगे, समझेंगे क्यों है, बट अभी यहां पे सिर्फ सुन लीजिए। डीएनए के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव मिले, अगेन स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो हिस्टोन प्रोटीन ने एक तो डीएनए को रैप करके न्यूक्लियस में समाने में मदद करी, साथ ही साथ उसने क्या किया? उसने डीएनए की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाया है। तो हिस्टोन प्रोटीन
हिस्टोन प्रोटीन हमें कहाँ मिलेगा? हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट में एब्सेंट है, मीजोकैरियोट में भी एब्सेंट है, और कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में। तो आप देख सकते हैं कि मीजोकैरियोट और यूकैरियोट में सिर्फ एक डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। डायरेक्ट एनसीईआरटी ने सेल वाले चैप्टर में मीजोकैरियोट की बात तो नहीं करी है, बट इन्होंने जहां पर आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डाइनोफ्लैजेलेट मेंशन करा है वहां पर इन्होंने ये बात बोली है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि डाइनोफ्लैजेलेट या मीजोकैरियोट भी एक तरह की सेल होती है। मीजोकैरियोट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अब समझते हैं, जब मैं एग्जाम्पल्स की आपसे बात करूंगी, प्रोकैरियोट आपको पता है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, और ये सब हम पढ़ेंगे जब हम किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे, तो वहां पर भी ये सारी चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है। दूसरा, मीजोकैरियोट में हम किसकी बात करते हैं? डाइनोफ्लैजेलेट्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। यूकैरियोट में प्लांट, एनिमल, फंगाई, ये सारे हमारे क्या हैं? यूकैरियोट। क्लियर है? अब आते हैं, जब मुझे एक सेल को पढ़ना है तो सेल में मुझे क्या क्या पढ़ना होगा उसकी बात करते हैं। सपोज ये एक सेल है हमारे पास, हमें डिटेल में किसको कवर करना है? हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों तरह की सेल को कवर करेंगे। ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू द प्रोकैरियोट, हम पहले एक बार ये देख लेते हैं कि जब मुझे सेल को पढ़ना है तो मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी, तब जाकर मेरा सेल का टॉपिक कंप्लीट होगा। देखिएगा, अगर मुझे सेल को पढ़ना है तो सबसे पहले मुझे बाहर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू करना होगा। सेल के बाहर ये जो कवरिंग है, दिस इज व्हाट? दिस इज सेल बाउंड्री। दिस इज कॉल्ड व्हाट? सेल बाउंड्री। तो मुझे सबसे पहले सेल में क्या पढ़ना होगा? सेल बाउंड्री। सेल बाउंड्री क्रॉस करके मैं जब अंदर पहुंचूंगी तो मुझे एक लिक्विड सब्सटेंस मिलेगा, जिसे मैं क्या कहती हूँ? साइटोप्लाज्म। क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म जब मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगी तो मुझे साइटोप्लाज्म में दो तरह के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, एक इसका लिक्विड पार्ट होगा और एक इसका सॉलिड पार्ट होगा। लिक्विड पार्ट को कहते हैं हेलोप्लाज्म और सॉलिड पार्ट को कहते हैं ट्रोफोप्लाज्म। इसकी बात हम यहां पर नहीं करेंगे। ठीक है। हम सेल में किसको देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्ट को डिटेल में देखेंगे। ठीक है। सॉलिड पार्ट में भी हम दो, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो सॉलिड पार्ट भी हमें दो तरह के दिखेंगे। एक पार्ट होगा जो लिविंग होगा, दूसरा क्या होगा? डेड होगा। लिविंग में हम सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स कवर करेंगे। लिविंग में हम क्या करेंगे? सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स को कवर करेंगे। और डेड में हम किसकी बात करते हैं? डेड में हम बात करते हैं बेटा सेल इंक्लूजन की। नीट में पूछा गया क्वेश्चन भी है। ठीक है। सेल इंक्लूजन की बात करेंगे। इट इज अ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है जो भी स्टोर्ड फूड है, डाइजेस्टिव मटेरियल है, एंजाइम्स है, ये सारी चीजें जो सेल में मिल रही हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं हम सेल इंक्लूजन कहते हैं। एंड दीज आर मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। नीट में यही क्वेश्चन पूछा गया था। उस वक्त इन्होंने क्या बोला था? सेल इंक्लूजन आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, और ये स्टेटमेंट इन्होंने गलत दिया था। इसके बाद अब मैंने ये साइटोप्लाज्म कवर कर दिया। साइटोप्लाज्म में मैंने लिविंग और डेड दोनों पार्ट देख लिए। ठीक है। अब मैं सेंटर में पहुंचूंगी तो सेंटर में मुझे क्या मिला? न्यूक्लियस। सेंटर में मुझे क्या मिला? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर मुझे मिलेगा न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम। ये दोनों चीजें पढ़ने के बाद जब मैं इतनी चीजें यहां पर कवर कर लूंगी, तब जाकर मेरा एक सेल कंप्लीट होगा, या सेल की स्टडी हमारी कंप्लीट होगी। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी किसकी? सेल बाउंड्री की। सेल बाउंड्री में सबसे पहली सेल बाउंड्री क्या है हमारी? सेल कोट। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सेल कोट की। सेल कोट, सबसे पहली बात, ये सेल कोट बनी किसकी होती है? इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। ये किसकी बनी है? ग्लाइकोकैलिक्स की।
क्लियर है? ये किन में मिलती है? ये मिलती है एनिमल और बैक्टीरिया में। एनिमल और बैक्टीरिया सेल में सबसे बाहर की तरफ एक कवरिंग मिलती है जिसे क्या कहते हैं? सेल कोट। एंड दिस सेल कोट इज मेड अप ऑफ व्हाट? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, इसके बाद दूसरी कवरिंग, जस्ट दूसरी सेल बाउंड्री बैक्टीरिया में या प्लांट में हम बात करेंगे, एनिमल में नहीं करेंगे, दैट इज व्हाट? सेल वॉल। नेक्स्ट कवरिंग क्या है हमारी? सेल वॉल। सेल वॉल के लिए देखिएगा, सेल वॉल अलग अलग जगह अलग अलग होती है। सेल वॉल जैसे अगर मैं आपसे बात करूं किसमें? बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? म्यूरेंस। किसकी बनी है? म्यूरेंस की। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोल सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। क्लियर है? या हम यहाँ पर कहते हैं नाग या नाम। नाग या नाम मतलब एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन या एनएसिटाइल म्यूरामिक एसिड। आपको इनमें से ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, नाग, नाम या म्यूरेंस। क्लियर है? दूसरी सेल वॉल की, ये तो बैक्टीरिया में सेल वॉल हो गई। इसके अलावा आप किस में सेल वॉल पढ़ते हैं? फंगाई में। फंगाई में सेल वॉल किसकी बनी होती? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार डिफरेंट एग्जाम्स में ये पूछा गया है। फंगाई में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये किसकी बनी है? काइटिन। काइटिन किसका पॉलीमर होता है? नाग का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन। काइटिन इज पॉलीमर ऑफ नाग या एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन। इसके अलावा आप सेल वॉल और कहां पढ़ते हैं? बहुत कॉमन, प्लांट। प्लांट में दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। क्लियर है? सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज की प्लांट में सेल वॉल बनी होती है। अब यहाँ से सेल कोट के बारे में हमें सिर्फ इतना ही जानना है जितना मैंने अभी आपको बताया है कि सेल कोट कहाँ मिलेगा? एनिमल में और बैक्टीरिया में। ठीक है, ये किसका बना है? ग्लाइकोकैलिक्स का। सेल वॉल 3 जगह पर है, ये हमने बात कर ली। यहाँ से कॉम्पोजिशन, यहाँ से जिसकी सेल वॉल हम डिटेल में पढ़ेंगे दैट इज प्लांट की सेल वॉल हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में कोई टेंशन नहीं कि अलग अलग जगह अलग अलग पढ़नी है। सेल मेम्ब्रेन की सबसे खूबसूरत बात, सबसे सुंदर बात क्या है कि सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल है नेचर में। चाहे ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक, कुछ भी हो, सेल मेम्ब्रेन इज ऑलवेज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन को हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इसको बस हमें डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से नहीं पढ़ना है। अब आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, व्हाट इज सेल। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि हम जब सेल पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप की सेल्स क्या होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले सेल है क्या। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लेस देन अ सेल इज नॉट अ लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिनिमम लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या है? वो एक सेल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अब आप ये भी बता सकते हैं, क्योंकि जब तक एक सेल नहीं होगी साइटोप्लाज्म नहीं होगा, साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एंड दैट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। एनीथिंग दैट इज लेस देन अ कंप्लीट सेल कैन नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अरे भाई, आपकी और हमारी इस कॉम्प्लेक्स बॉडी में जो सारी एक्टिविटी हो रही है, आप सांस ले रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप एक्सक्रीशन कर रहे हैं, आप सारी जो पूरी वाइटल एक्टिविटीज आपकी इस कॉम्प्लेक्स बॉडी में हो रही है, वो सारी वाइटल एक्टिविटी एक सिंगल सेल के अंदर भी होती है। आई बात समझ में? तो हेंस सेल इज लेस देन अ सेल कैन नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट। और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सेल ने क्यों बना लिया? क्योंकि सेल सांस भी ले रही है, सेल खाना भी खा रही है, सेल एक्सक्रीशन भी कर रही है, सेल रिप्रोडक्शन भी कर रही है, जो भी वाइटल एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट है वो इंडिपेंडेंटली एक सेल करने के लिए केपेबल है। हेंस सेल इज फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। क्लियर है? यूनिसेलुलर, और यही रीजन है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। व्हाट आर दोज एसेंशियल फंक्शन? अगेन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल इन सिंपल सी है।
यूजुअली क्वेश्चन अब यहाँ से आते नहीं है। सबसे पहली बार सेल की बात किसने करी, डेड सेल किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल की बात किसने करी थी यहाँ पर, वो दिख नहीं रहा बेटा, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहली बार किसकी बात करी थी, लिविंग सेल की। अब देखते हैं सेल थियरी, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं तो आप ये क्या कह रहे हैं, दिस इज अ डिजिटल बोर्ड, आप इसे क्या कह रहे हैं, डिजिटल बोर्ड। आप इसे नॉर्मल बोर्ड नहीं कह रहे हैं, आप इसे डिजिटल बोर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर डिजिटल बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर है। तो ठीक ऐसे ही अगर मुझे किसी को सेल कहना है तो मेरे पास कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए, मेरे पास कुछ डिफाइनिंग पैरामीटर्स होने चाहिए कि भाई जिसमें ये चीजें मिलेंगी मैं उसे ही सेल कहूंगी। तो सबसे पहली बार सेल थियरी दिया किसने था कि भाई आप अगर किसी को सेल कहना चाहते हैं तो ये चीजें उसको फॉलो करनी होंगी। सेल थियरी देने वाले साइंटिस्ट है स्लाइडन एंड श्वान, ठीक है। इन्होंने सेल थियरी दी थी, बट इनकी सेल थियरी में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, इन्होंने काफी चीजें तो बताई बट ये एक बात नहीं बता पाए। वो एक बात क्या थी, ये इस बात को नहीं बता पाए कि जो नई सेल है वो कैसे बन रही है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर इनकी सेल थियरी थोड़ी इनकम्प्लीट थी। फिर इन्हीं की सेल थियरी में रुडोल्फ वर्चो एक साइंटिस्ट आए, स्लाइडन एंड श्वान ने सेल थियरी दी, उनकी सेल थियरी में एक अलग से पॉइंट किसने ऐड किया, रुडोल्फ वर्चो ने। और रुडोल्फ वर्चो ने क्या बोला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। वो एक जवाब जो स्लाइडन एंड श्वान नहीं दे पाए कि भाई नई सेल कैसे बन रही है, वो रुडोल्फ वर्चो ने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला, मींस न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और फिर रुडोल्फ वर्चो के उस पॉइंट को भी सेल थियरी में ऐड किया गया और फाइनल एक सेल थियरी की शेप दी गई। नाउ प्रपोज, सबसे पहले सेल थियरी के कुछ सिंपल से पॉइंट देखते हैं। सीधा सा स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी यहां से बनता है आपका, ठीक है। किसने दी थी, स्लाइडन ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्लाइडन इज अ बॉटनिस्ट, क्लियर। एंड दूसरा श्वान, श्वान इज अ zoologist, क्लियर है। स्लाइडन ने सबसे पहले किसकी बात करी, स्लाइडन ने प्लांट में कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द टिश्यूज ऑफ प्लांट। श्वान ने क्या बोला, एनिमल सेल में थिन आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन में मिलती है सबसे बाहर, एनिमल सेल में, ये श्वान ने बताया। सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, प्लांट एनिमल मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, ये सेल थियरी का एक पॉइंट था। और प्लांट सेल में सेल वॉल का मिलना एक उनकी यूनिक कैरेक्टर है। डीमेरिट्स मैंने अभी आपको बताया, जो सेल थियरी स्लाइडन एंड श्वान ने दी थी उसकी डीमेरिट क्या थी कि वो ये नहीं बता पाए कि नई सेल कैसे बन रही है। तो फाइनल शेप कब मिला, न्यू सेल फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनी सेलुला ई सेलुला। जब रुडोल्फ वर्चो ने ये बात इनकी सेल थ्योरी में, स्लाइडन एंड श्वान की सेल थ्योरी में ऐड करी तो फाइनल शेप सॉरी सेल थियरी का आया था। तो सेल थियरी, अब हम जब बात करते हैं क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहली बात सेल थियरी की, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने, ये अपने को पता है। दूसरी बात क्या बोली गई कि जो वाइटल एक्टिविटीज आपकी और हमारी बॉडी में हो रही है वो सारी वाइटल एक्टिविटी एक सेल के अंदर भी होगी। तीसरी बात, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल। चौथी बात, सेल के पास अपना न्यूक्लियस होगा और अपने ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, all cell arises from the pre-existing cell, cell can survive independently but organelles cannot do so, ठीक है। यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन और हेरिडिटी भी क्या है, सेल थियरी का पार्ट है। एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी, सबसे पहला एक्सेप्शन आपके दिमाग में आ जाएगा वायरस। वायरस सेल थियरी का एक्सेप्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है वायरस कैसा है, वायरस इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। जब तक इसे अपना होस्ट नहीं मिलता है ये डेड की तरह काम करता है। अभी कुछ दिन पहले हमने कोरोना वायरस की बहुत बात भी करी है, ठीक है। तो जब तक उसको अपना होस्ट नहीं मिल रहा है वो कैसा है, डेड है। जब वो अपने होस्ट के साथ अटैच होता है उसके बाद वो लिविंग की तरह काम करना शुरू करता है। तो वायरस तो सबसे पहला एक्सेप्शन हो ही गया। दूसरा एक्सेप्शन है, प्रोकैरियोट्स को भी हम सेल थियरी का एक्सेप्शन बोल सकते हैं, क्योंकि सेल थियरी का एक पॉइंट था कि सेल के पास अपना न्यूक्लियस होगा और ऑर्गेनेल्स होंगे। तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन सब के पास ना तो न्यूक्लियस है और ना तो सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो ये भी सेल थियरी का एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट नाउ डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंस। अगर आपको ऑप्शन में बैक्टीरिया और वायरस दोनों दिया है तो उस केस में आप किसको प्रेफर करेंगे एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी में, वायरस को।
क्लियर। बट अगर वायरस ऑप्शन में नहीं है तो उस केस में आप किसे प्रेफर करेंगे, बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया को। इसके अलावा सेल थियरी के एक्सेप्शन में हम और किसकी बात करते हैं, आरबीसी और सीव ट्यूब को, क्योंकि आपको पता है आरबीसी भी किसकी, मैमेलियन आरबीसी, सबकी आरबीसी की हम बात नहीं करेंगे। आपकी और हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी। सीव ट्यूब सेल्स ऑफ द प्लांट जो फूड का कंडक्शन कर रहा है, फूड के कंडक्शन में भी वहां पर भी न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी। क्यों, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है। क्लियर। अब आते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, कुछ नॉर्मल एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। साइटोप्लाज्म इज मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, वेरियस केमिकल रिएक्शंस occur in it to keep the cell in living state। ये मैंने जब से आपको लेक्चर शुरू किया है ये बात मैंने आपको 2 से 3 बार बोल दी है कि जो मेन सारी सेलुलर एक्टिविटीज हैं वो कहाँ पे चल रही हैं, साइटोप्लाज्म में, और इसी की वजह से सेल क्या है, लिविंग है। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी, और सेल की एक्टिविटी उसके शेप और साइज को गवर्न भी करती है। ये जो डेटा आपको दे रखा है ये डेटा आपको याद होना चाहिए। यहां से नीट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैच द कॉलम का बन जाएगा कि डिफरेंट, ये 4 से आपको सेल दे दी और उनको जंबल्ड करके उनकी साइज आपके सामने बना दी और आपको मैच द कॉलम का क्वेश्चन दे दिया। सबसे छोटी सेल है हमारे पास माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज अ वॉल-लेस प्रोकैरियोट भी हम उसे कहते हैं, क्योंकि इसके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, और सबसे छोटी सेल भी यही होती है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 0.3 म्यूएम है। आरबीसी 7 म्यूएम है, बैक्टीरिया 3 to 5 म्यूएम है, एंड लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल ऑस्ट्रिच एग है। ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछा जाता है, बहुत लंबे समय से ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, आंसर जाता है ऑस्ट्रिच। ये जो भी डेटा है ये डेटा हमें याद होने चाहिए। A cell can be prokaryotic and eukaryotic, अभी अपन ने बात कर ली। यूकैरियोटिक सेल के बारे में सिंपल से पॉइंट है, ऑर्गेनल्स होंगे और सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होंगे, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल भी होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, ये सारी चीजें। प्रोकैरियोट क्या होते हैं ये अपने को पता है। राइबोसोम के बारे में इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों जगह मिलेगा, और राइबोसोम एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। बट प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग तरह के राइबोसोम मिलते हैं। राइबोसोम के बारे में और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो अपन जब आगे इसी चैप्टर में राइबोसोम पढ़ेंगे वहां पर कवर करेंगे। फिर ये आपका एज इट इज डायग्राम है एनसीईआरटी का, ये डायग्राम हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा मैच द कॉलम एनसीईआरटी डायरेक्ट देती है और वो अपने डायग्राम से भी सीधे सीधे से क्वेश्चन पूछती है, तो वो आपको यहाँ से ये डायग्राम दे सकते हैं और मैच द कॉलम पूछ सकते हैं, तो ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सेल अलग अलग शेप और साइज की हो सकती है, वो चीज आपको यहाँ पर भी दिख रही होंगी कि अलग अलग सेल अलग अलग तरह के शेप और साइज की है। ठीक है, और इनका शेप और साइज काफी हद तक इनकी एक्टिविटी पर डिपेंडेंट होता है। अब हम आते हैं, सबसे पहले बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की, डिटेल में स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, यूकैरियोटिक सेल हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम आइडियल लेके चल रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हम प्रोकैरियोटिक सेल के सारे पार्ट्स को, स्ट्रक्चर्स को समझेंगे कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीजें मिल रही हैं।
तो सबसे बाहर की तरफ इसमें क्या है, सेल कोट. दिस सेल कोट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स. नेक्स्ट कवरिंग इसकी क्या है, सेल वॉल. दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. आपको इनमें से कुछ भी ऑप्शन मिल सकता है, नाग, नाम, म्यूरेंस. नेक्स्ट हमारे पास इसकी बाउंड्री कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल की बाउंड्री. ठीक है, सबसे बाहर की तरफ सेल कोट, देन सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन. अब इसके अंदर जो कुछ भी लिक्विड है दैट इज व्हाट, साइटोप्लाज्म. इसके पास साइटोप्लाज्म में सिर्फ और सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेल होगा, दैट इज व्हाट, राइबोसोम. और ये राइबोसोम कैसा होगा, 70S टाइप का. क्लियर. इसका जेनेटिक मटेरियल की जब हम बात करेंगे तो इसका जेनेटिक मटेरियल कहलाता है न्यूक्लियोइड या जीनोफोर. इसका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट मिलता है. इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड या जीनोफोर. वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ओके सो सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अभी आता है उस पे. वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके पास एक और स्ट्रक्चर मिलता है जिसे क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर. दिस इज व्हाट, क्रोमैटोफोर. क्रोमैटोफोर जो प्लांट बॉडी में जो काम एक क्लोरोप्लास्ट कर रहा है, बैक्टीरिया में वो ही काम कौन कर रहा है, क्रोमैटोफोर. तो जहां पर काम सेम होता है बट ओरिजिन नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, एनालॉगस. तो क्रोमैटोफोर इज एनालॉगस टू क्लोरोप्लास्ट. यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, उसकी बात हम करेंगे. मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है बैक्टीरिया में, दैट इज कॉल्ड mesosome. This invaginated structure is called what? This is called mesosome. ठीक है. अब आपकी और हमारी बॉडी में जो काम माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है वो काम यहां पर कौन कर रहा है, मीजोसोम. सो दिस स्ट्रक्चर इज एनालॉगस टू mitochondria. This structure is analogous to mitochondria. मीजोसोम का काम सिर्फ एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, इसके अलावा भी ये काम करता है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस है तो जो रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस है, वो तो कराएगा ही कराएगा. इसके अलावा डीएनए के रेप्लिकेशन, ये वाला जो डीएनए है इसके रेप्लिकेशन में भी ये हेल्प करता है. कुछ डीएनए में, नॉट ऑल, सॉरी कुछ बैक्टीरिया में, नॉट ऑल द बैक्टीरिया, इन फ्यू बैक्टीरिया देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल. अपार्ट फ्रॉम द मेन जेनेटिक मटीरियल, सम बैक्टीरिया कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल एंड दैट इज कॉल्ड
प्लाज्मिड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ये आप बायोटेक में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसका काम। नाउ व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड क्या है ये मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, बट वी यूज दिस एक्सटेंसिवली इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसका बहुत यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, दिस इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर। पहली बात तो क्या है, क्यों इसका यूज कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में? बिकॉज दिस इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट कैन एक्ट एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, बायोटेक की बात करते हैं, तो वहां पर सेलेक्टेबल मार्कर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों है ये सब आप बायोटेक में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मिड को, व्हाई डू वी यूज प्लाज्मिड एक्सटेंसिवली इन द जेनेटिक मटेरियल? द आंसर विल बी इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर एज वेल एज इट कैन एक्ट एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। और एक और बहुत सुंदर बात सुनना, प्लाज्मिड के पास किसी भी वाइटल एक्टिविटी का जीन नहीं होता है। इसके पास जीन कौन सा होता है? इट कंटेन जीन ऑफ अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, दैट इज व्हाई इट एक्ट एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। क्यों ये सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रहा है? क्योंकि इसके पास क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्लियर? तो सारे बैक्टीरिया चाहेंगे कि भाई मेरे पास प्लाज्मिड आ जाए, क्योंकि प्लाज्मिड आ जाएगा तो मैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाऊंगा। सारे बैक्टीरिया ये चाहेंगे, और इसी बात को हम पढ़ेंगे आगे बैक्टीरिया में। जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पर बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का एक तरीका होता है जिसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। उस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हम ये पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन के थ्रू कैसे सारे बैक्टीरिया इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो F पॉजिटिव में बदल जाएं या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाए। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पर छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन देखने को मिलेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस दो तरह के होंगे, कुछ छोटे होंगे और कुछ बड़े होंगे। यूजुअली छोटे वाले ज्यादा होते हैं और बड़े वाले कम होते हैं। तो ये जो छोटे वाले साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, आप देख सकते हैं जो मैंने साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन बनाए हैं ये दो तरह के बनाए हैं। ठीक है, कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। तो ये जो छोटे वाले होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं फिम्ब्री। इन्हें क्या कहते हैं? फिम्ब्री या शॉर्टर पिलाई, या क्या कहा इन्हें? शॉर्टर पिलाई। और जो लंबे वाले होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं सेक्स पिलाई। क्लियर है? आप समझिएगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप ये समझिए कि ये जो मेरा पाम है, ये जो मेरा हाथ है, ये बैक्टीरिया का बॉडी है। ये बैक्टीरिया, ये पाम जो है मेरा, ये बैक्टीरिया का बॉडी, और फिंगर्स जो हैं ये फिम्ब्री हैं। ठीक है, एंड दिस इज अ सबस्ट्रेट। तो ये क्या हुआ, इस फिम्ब्री ने इस सबस्ट्रेट को कस के पकड़ लिया। तो इट मींस फिम्ब्री का काम क्या है? इट हेल्प टू अटैच विद द सबस्ट्रेट। क्लियर? तो फिम्ब्री या स्मॉलर शॉर्टर पिलाई का काम क्या है कि ये सबस्ट्रेट से अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। और लॉन्गर पिलाई जिसे हमने सेक्स पिलाई कहा है, क्योंकि इट फॉर्म्स कॉन्जुगेशन ट्यूब ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये नाम भी लिया था। कॉन्जुगेशन के टाइम पर जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है वो कौन बना रहा है आपका? वो बनाया जाता है सेक्स पिलाई के थ्रू। नाउ वो बैक्टीरिया जिनमें क्या मिलेगा? फ्लैजेला। ठीक है, एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन, तो उनमें फ्लैजेला भी हमें देखने को मिलेगा। आप समझिएगा, फ्लैजेला की जब मैं आपसे बात करती हूँ, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजेला होता है, दिस फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, जबकि यूकैरियोट का जो फ्लैजेला होता है दैट इज मेड अप ऑफ टिब्यूलिन प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बड़ा डिफरेंस है। फ्लैजेला दोनों में है, प्रोकैरियोट में भी, यूकैरियोट में भी। अभी जब हम यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इस माइक्रोट्यूब्यूल का पूरा अरेंजमेंट भी फ्लैजेला में पढ़ेंगे।
ठीक है। प्रोकैरियोट में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट का फ्लैजिला किसका बना है, दिस इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर है एक बैक्टीरिया का, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि जब आप बैक्टीरिया में देखेंगे तो हमें ये सारी चीजें एक बैक्टीरिया की बॉडी में देखने को मिलेंगे। एक बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अब देखते हैं बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पर हम 4 तरह के बैक्टीरिया की बात करते हैं। कॉकस दिख रहा है आपको कि ये कैसे हैं, स्फेरिकल। बैसिलस ये दिख रहा है आपको। स्पाइरिला, स्पाइरिलम होता है। विब्रियो कॉमा शेप होते हैं, ठीक है। क्लियर है। बैसिलस को यूजुअली हम रॉड शेप भी कह सकते हैं। ये एनसीईआरटी का है, ध्यान रखना है अपने को। अब समझते हैं कॉकस, मैंने 2-3 बातें बस सबके बारे में लिखी। कॉकस मोस्ट रेजिस्टेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कौन सा होता है, कॉकस ही होता है। आपने सुना होगा डिप्लोकॉकस, मोनोकॉकस, स्टेफिलोकॉकस। तो ये नाम है कि ये जो कॉकस बैक्टीरिया है ये ढेर सारे बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ लगे कैसे होते हैं, ठीक है। डिप्लोकॉकस निमोनी मतलब 2 कॉकस एक साथ, 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर एक साथ लग गए, तो दिस इज व्हाट डिप्लोकॉकस, ठीक है। ठीक ऐसे स्टेफिलोकॉकस, जब एक पूरा इस तरह से कॉकस लगा के एक चेन जैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसे स्टेफिलोकॉकस कहते हैं। ऐसी एक और स्टेज होती है जिसे सारसिना कहते हैं। सारसिना में क्या होते हैं, ये कॉकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया इस तरह से एक दूसरे के साथ आके लगते हैं। 8 या 64 होंगे और ये एक दूसरे के साथ इस तरह से लगते हैं कि ये क्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। Organization fundamentally similar irrespective of exhibiting a wide variety of shape and function। अभी आपने क्या देखा, 4 तरह के शेप देखे। बैक्टीरिया के फंक्शन भी अलग अलग आप पढ़ेंगे आगे, पर फंडामेंटली दे ऑल आर सिमिलर। मतलब जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बैक्टीरिया का बताया है ये सारे बैक्टीरिया फंडामेंटली इन्हीं चीजों के बने हैं, ठीक है। बट दे कैन बी डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन। हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, अभी मैंने ये बात आपको बता दी है। नेकेड जेनेटिक मटेरियल, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता, इसलिए क्या बोला, नेकेड जेनेटिक मटेरियल नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। मेनी बैक्टीरिया हैव सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जिसे क्या बोला, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर। यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर जो मैंने अभी अभी आपको बताया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये क्या है, एक तरह का यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर है। यूज्ड इन जेनेटिक मटेरियल बिकॉज सेल्फ रेप्लिकेटिंग एज वेल एज एक्ट एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। बैक्टीरिया जीनोमिक डीएनए हैव सिंगल, अब जो इनमें डीएनए मिलता है उसे आप एक सिंगल क्रोमोसोम की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इनकेस कभी ऐसा नीट में कोई क्वेश्चन बनाया जाए और आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया में कितने डीएनए, मतलब जो क्रोमोसोम में कितना है, तो जो उनमें मतलब उनका जो क्रोमोसोम डीएनए होता है वो पूरा एक क्रोमोसोम के बराबर तो नहीं होता है, बट हम उन्हें एक क्रोमोसोम मान के कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड। मीजोसोम अभी मैंने आपको बता दिया, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। फंक्शन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सिक्रीशन, रेस्पिरेशन, इंक्रीजेस सरफेस एरिया, अकोमोडेट एंजाइमेटिक कंटेंट। अभी मैंने आपसे बताया जो रेस्पिरेटरी रिएक्शंस हो रही हैं वो कहाँ पर होंगी, इसी मीजोसोम पर होंगी। दिस इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरिया में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिला, तो यहाँ पर प्रोटीन कौन सी होगी, फ्लैजिलिन। इसमें 3 पार्ट होते हैं, ये इतने डिटेल में अगर आप चाहें ना भी जाएं छोड़ सकते हैं। अदर सरफेस स्ट्रक्चर पिलाई एंड फिम्ब्री, ठीक है, नो रोल इन मोटालिटी। पिलाई और फिम्ब्री दोनों का रोल मोटालिटी में नहीं है। इन सम बैक्टीरिया अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेट एंड होस्ट, पिलाई इलोंगेट ट्यूबुलर मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। हाँ, ये पॉइंट हमारा भी उस स्ट्रक्चर में रह गया था। ये किसका बना होता है, पिलिन प्रोटीन का बना होता है। पिलाई हमारे पास 2 तरह के होंगे, लॉन्गर एंड शॉर्टर पिलाई, ठीक है। फिम्ब्री स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं। स्पेशल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, अभी हमने बात करी क्रोमैटोफोर, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्रोमैटोफोर बाकी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी हम बात करेंगे। इंक्लूजन बॉडी रिजर्व मटेरियल होता है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो गए हमारे, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल हो गए, ग्लाइकोजन बॉडीज हो गई, ये सारी। गैस वेक्यूल्स इन ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हमें क्या मिलते हैं, गैस वेक्यूल। गैस वेक्यूल क्या करते हैं, जब ये बैक्टीरिया पानी में मिलता है तो इन्हें फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। राइबोसोम यहाँ पर कैसा होगा, 70S टाइप का होगा।
Most prokaryote have chemically complex cell envelope. 3 सेल बाउंड्रीज हैं, अभी हमने ने बताया, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन. इनका मेन काम क्या है? शेप, सपोर्ट एंड सिलेक्टिवली. जो हमारा सेल वॉल है इसका काम क्या है? शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करना. इसीलिए वो प्रोकैरियोटिक सेल जिसके पास सेल वॉल नहीं मिली, उसका शेप कंफर्म नहीं रहा, एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, इसीलिए उसे नाम क्या दिया? जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम. सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है नेचर में, अभी हम आगे सेल मेम्ब्रेन को बहुत डिटेल में बात करेंगे, वहां पर क्लियर करेंगे. ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइमी लेयर है, अ लूज शीट. आप समझिएगा, ऐसे बैक्टीरिया जिसमें ये ग्लाइकोकैलिक्स की कवरिंग जो है वो बहुत थिक नहीं है, वहां पे सिर्फ ये चिपचिपी सी कवरिंग, म्यूसिलेजिनस कवरिंग बनाती है. बट वो बैक्टीरिया जिसमें ये ग्लाइकोकैलिक्स बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कह देते हैं? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया. क्लियर है? थिक हो जाएगा तो कैप्सूल कह देंगे. सेल वॉल डिटरमाइन शेप, प्रोवाइड सपोर्ट, ये मैंने अभी आपको बता दिया. सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली. ईच लेयर हैज डिफरेंट फंक्शन बट एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट. इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखेंगे. इन सबका अलग अलग तो काम है ही, बट क्योंकि ये बाउंड्री है और किसी भी बाउंड्री का सबसे पहला काम क्या होता है? प्रोटेक्शन. क्लियर है? बैक्टीरिया कैन बी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव डिपेंडिंग हाउ इट रिस्पॉन्ड टू ग्राम स्टेन. समझते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा आपको ग्राम स्टेन के बारे में बता देती हूँ, फिर ये लेक्चर एंड करेंगे. एक साइंटिस्ट थे एससी ग्राम या चलिए मैं आपको बायोलॉजिकल, एससी ग्राम में इन्होंने क्या किया था? आयोडीन वगैरह डाला था. आयोडीन डाल के इन्होंने क्या किया था? बैक्टीरिया के ऊपर पर्पल कलर आ गया. पर्पल कलर के बाद इन्होंने बैक्टीरिया को अल्कोहल और वाटर से वॉश किया. वो बैक्टीरिया जिनके पास ये कलर रह गया, उन्होंने क्या अपने नाम पर दे दिया, क्योंकि ये ग्राम स्टेन, उन्होंने कहा मैं कर रहा हूं, तो जिसके पास कलर रह गया उसको उन्होंने कह दिया ग्राम पॉजिटिव, जिसके पास से कलर चला गया उसको उन्होंने क्या कह दिया? ग्राम नेगेटिव. तो बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने का एक और तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. कौन कलर रखता है, कौन नहीं रखता, और क्यों कलर रखा और क्यों नहीं रखा, इसकी बात अपन आगे करेंगे जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वापस से बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. होपफुली आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा. यहाँ पर हमने प्रोकैरियोटिक सेल खत्म कर ली है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हाट अबाउट द यूकैरियोटिक सेल एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दोज डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द यूकैरियोटिक सेल. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट.